Hello, dear students. I am Tamanna Katoj, and this is my very first lecture on basics of English language और basics of English grammar. I hope कि आपको आज का जो ये लेक्चर है ये आज आपको समझ आएगा, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ बेसिक ही टर्म्स को डिस्कस किया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज की। क्योंकि देखिए, अगर हमें इंग्लिश बोलनी है या लिखनी है या इनफैक्ट हमें जो ग्रामर जो हमारे कम्पेटिटिव्स में आने वाला है वो सब इससे कवर हो जाएगा, वो सब का सब इससे कवर हो जाएगा। बट उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। आप मेरा रोज़ का जो लेक्चर सीरीज़ आएगा आप प्लीज़ उसको देखें, उसको फॉलो करें, और जहाँ पर भी क्वेरीज हों तो प्लीज़ मेरे को बताएं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए, मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ये तो हम सबको ही पता है ना, कि इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 लेटर्स इन इट्स अल्फ़ाबेट। लेटर्स और फिर जो आगे लेटर्स हैं वो कैटेगराइज हैं कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में। पहली लाइन का ये मतलब है कि हम सबको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स हैं। हमारे पास टोटल 26 लेटर्स होते हैं। दैट इज हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर, अल्फ़ाबेट में कितने लेटर है, 26 लेटर्स है। अब ये जो 26 लेटर्स हैं ये आगे फर्दर कैटेगराइज होते हैं किस किस में। एक तो होते हैं स्मॉल लेटर्स में कैटेगराइज, दूसरा होता है कैपिटल लेटर्स में, जिनको हम कैपिटल में लिखते हैं लाइक बड़ा ए, और स्मॉल में आ गया छोटा ए। जब भी मैं किसी भी इंग्लिश के लेटर को स्मॉल में लिखूं वो आ जाता है स्मॉल, उसको कहेंगे कैपिटल लेटर। अब फर्दर आपको पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश के ये 26 लेटर्स है ना, इनको हम और भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरीज आती है जिसको हम कहते हैं वाउल्स की, एंड दूसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है कॉन्सोनेंट्स की। ठीक है, देखिए कॉन्सोनेंट्स की मैंने स्पेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है। तो एक कैटेगरीज आती है आपके पास 5 वाउल्स की और दूसरी है 21 कॉन्सोनेंट्स की। अगर हमारे पास इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं तो उन 26 में से 5 हमारे पास वाउल्स होंगे और जो बाकी 5 अगर वाउल्स हैं तो बाकी रिमेनिंग कितने हैं, 21। तो 21 के 21 कॉन्सोनेंट्स होंगे। ओके, अब वाउल्स क्या है और कॉन्सोनेंट्स क्या है। वाउल वो साउंड है जो मेरे पूरे जो मेरा ग्लॉटिस वाला रीजन है ना, जो वहां से आए और मैं जब उनको प्रोड्यूस करूं, आगे तक प्रोड्यूस करूं, तो सेम वो जो एयर है वो बिल्कुल सेम पासेज से पास हो, कोई रुकावट ना आए। जैसे मैं बोलती हूँ ए, तो जब मैं ए बोल रही हूँ मैं पीछे से अपना ग्लॉटिस खुला रख रही हूँ और आगे मुंह आगे आने तक मेरा मुंह खुला ही रहता है, दैट इज ए। देन कम्स ई में भी पीछे से जैसी साउंड आ रही वैसी ही रह रही, मेरा मुंह खिंचा रह रहा है स्टार्टिंग में भी तो भी खिंचा ही रह रहा है। आई में भी मेरा मुंह खुला ही रह रहा है। ओ मैं पीछे से जैसे साउंड आ रहा है वैसा ही आ रहा है, और ऊ वाला साउंड भी बिल्कुल सेम आ रहा है। देखो 5 वाउल्स हैं कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और ऊ। देखो स्ट्रक्चर तो यू का, ये जो है इसका स्ट्रक्चर से इसको पढ़ूं तो वो तो यू लेटर बनता है, लेकिन जब ये वाउल में आ जाता है तो इसको साउंड ऊ की देनी पड़ती है। चाहते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। तो जब हमने सबसे पहले पढ़ा कि इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें कितने लेटर्स थे, 26 लेटर्स थे। 26 लेटर्स को मैंने कैटेगराइज किया उनके साइज के हिसाब से, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर से। अब उनकी जो साउंड प्रोड्यूस करने वाली क्षमता है उस हिसाब से मैं इसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देती हूँ 26 लेटर्स को, कि पहला उसमें आता है हमारा वाउल्स का और सेकेंड वन वाज कॉन्सोनेंट्स वाला। ओके, अब देखिए थर्ड पॉइंट ये लिखा हुआ है कि आपको पता है ना, जब भी हम लेटर्स को कंबाइन करेंगे एक डेफिनेट ऑर्डर में तो वो हमारे पास एक नया मतलब कि लेटर्स का आगे कॉम्बिनेशन दे देते हैं। और अगर उन लेटर्स को हमने एक डेफिनेट ऑर्डर में कंबाइन किया हुआ है और वो एक मुझे कोई मीनिंगफुल चीज़ दे रहा है, ऐसे कंबाइन हो रहा है कि उसमें कोई मीनिंग जनरेट हो रहा है उन लेटर्स को कंबाइन करके, तो वो बन जाता है मेरे पास वर्ड। ओके, तो जब लेटर्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं वर्ड। जैसे वो वर्ड को ही देखो, मैंने वर्ड को बनाने के लिए डब्ल्यू लेटर लिया, मैंने ओ लिया, आर लिया, देन डी लिया।
मैंने इनका बिल्कुल एक करेक्ट ऑर्डर किया, WORD, ठीक है। तो जब मैं WORD बना रही हूँ तब जाके ये वर्ड बनता है, तब जाके मैं ये लफ्ज बन रहा है मेरे आगे, तब जाके इसको मैं वर्ड कह सकती हूँ। समझ आया? अगर मेरे पास थे लेटर्स WO और R एंड D, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं DORW, तो उसका तो कोई मीनिंग ही जनरेट नहीं हो रहा। तो इन लेटर्स को एक करेक्ट ऑर्डर में लाना ज़रूरी है ताकि वो एक सही वर्ड बना सके। इतना क्लियर है? नेक्स्ट, ग्रुप, जब भी मैं वर्ड्स को कंबाइन करती हूँ एक डेफिनेट ऑर्डर में, सही तरीके से उनको मैं अरेंज करती हूँ और इस ऐसे उसके अरेंजमेंट करूँ कि उसका कोई मीनिंग जनरेट हो, राइट? वर्ड्स तो है मेरे पास, लेकिन वर्ड्स को मैंने एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है ताकि उन सारे वर्ड्स का इकट्ठे होके कोई एक नया मीनिंग निकले, उसको कहते हैं सेंटेंस। समझ आया? पीछे से देखिए फिर से। सबसे पहले थे मेरे पास 26 लेटर्स को कैटेगराइज किया कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स में। फिर उसको बाद में उनकी साउंड के बेसिस पे मैं उनको कैटेगराइज करती हूँ वॉवल्स में और कॉन्सोनेंट्स में। अब हमने देखा कि जो 26 लेटर्स में से मैं अगर कुछ लेटर्स को इस तरीके से ले लूँ और जब मैं लेटर्स लूँ तो उनको कंबाइन करना, उनका एक करेक्ट ऑर्डर रखना, उनको इस तरीके से इकट्ठा करना है कि उनमें कोई मीनिंग जनरेट हो, कोई सही मीनिंग जनरेट हो, तो उसको कहते हैं हम वर्ड्स। अब जो वर्ड्स हमारे पास बन रहे थे, जब हम वर्ड्स को एक करेक्ट ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर बात ध्यान में रखना कि करेक्ट ऑर्डर ज़रूरी है। एक वर्ड बनाना है तो लेटर्स का करेक्ट ऑर्डर ज़रूरी है, अगर सेंटेंस बनाना है तो उसमें वर्ड्स का करेक्ट ऑर्डर होना ज़रूरी है। तो उस चीज़ को मैं कह रही थी सेंटेंस, ठीक है। अब वर्ड्स शुड बी कंबाइंड इन अ डेफिनेट ऑर्डर टू फॉर्म अ सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर वही वाली चीज़ मैंने फिर से लिखी हुई है कि डेफिनेट ऑर्डर होना ज़रूरी है। नॉट एवरी स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट अ सेंटेंस। हर एक वर्ड्स को, मतलब खूब सारे वर्ड्स को मैं इकट्ठा ले लूँ तो वो सेंटेंस नहीं बनाता। जैसे मेरे पास वर्ड्स हैं एम, AMM, देन मेरे पास है गर्ल, मेरे पास है आई, एंड देन है ए। एम भी एक वर्ड है, गर्ल भी एक वर्ड है, आई भी एक वर्ड है, एंड ए भी एक वर्ड है ना। ए मतलब एक, आई मतलब स्क्रीन पे एम गर्ल आई ए। अगर मैं इसको इसी तरीके से लिखूं तो क्या ये कोई मीनिंग जनरेट कर रहा है? हाँ जी, मीनिंग तो जरूर जनरेट कर रहा है कि ये मुझे यहाँ पर बता रहा है कि हूँ मैं एक लड़की, कि इनडायरेक्टली मतलब इसका ये बन रहा है कि मैं एक लड़की हूँ। बट क्या इसको मैं सेंटेंस कह सकती हूँ? सिर्फ ये मीनिंग रिवील करें या मीनिंग को एक्सप्लेन करें तो उस बेसिस पे एक सेंटेंस को सेंटेंस नहीं कहा जाता, या एक वर्ड के ऑर्डर को सेंटेंस नहीं कहा जाता। वर्ड्स का करेक्ट सीक्वेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कि बहुत सारे वर्ड्स को मैं कंबाइन कर दूँ वो सेंटेंस नहीं बनाते। तो करेक्ट ऑर्डर के लिए हम तभी तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, कि ताकि तभी तो हम ग्रामर पढ़ते हैं ना, कि ताकि हमें पता लगे कि सेंटेंस बनाना है और उसका लाइक इंग्लिश में मुझे एक सेंटेंस बनाना है और सेंटेंस का मीनिंग भी सही कन्वे हो और साथ में उसका ऑर्डर भी गलत ना हो, दैट इज ग्रामेटिकली भी मेरा सेंटेंस इनकरेक्ट ना हो और मीनिंग भी इनकरेक्ट ना हो, मीनिंग भी अच्छे से कन्वे हो जाए। उसी लिए तो पढ़ते हैं हम इंग्लिश ग्रामर। समझ आया? ठीक है। अब देखिए नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है, टू ही मार्केट गोज। ठीक है, यहाँ पे देखो सेंटेंस, देखो क्या लिखा, टू ही मार्केट गोज। हर यहाँ पर देखो मेरे पास अलग अलग वर्ड्स हैं। टू, टू मतलब किसी के लिए। ही मतलब यूज हुआ है लड़के के लिए। मार्केट मतलब मार्केट वाला एरिया जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होंगी। गोज मतलब जाना। सिंपल मतलब कि टू ही, लड़का जो है वो मार्केट जा रहा है या मार्केट जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी सेम वही है, मीनिंग तो मुझे सही इधर डिलीवर हो रहा है लेकिन इधर सेंटेंसेस का ऑर्डर करेक्ट नहीं है। उसी चीज़ के लिए वी आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर। अब से ही रूल्स क्या है कि सीक्वेंस में सेंटेंसेस करेक्ट होंगे, कब सेंटेंसेस गलत होंगे, कैसे सेंटेंस
ग्रामर शुरू कहाँ से होता है ना? कोई भी चीज़ अगर हमें पढ़नी है तो हम एकदम से डायरेक्टली जी पे तो नहीं ना चल जाएंगे, वाई जी एक्स वाई जी तो नहीं ना पढ़ने लगेंगे। हमें स्टार्टिंग में ए बी सी उसका बेसिक भी तो क्लियर होना चाहिए ना। उसी चीज़ के लिए मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो अब देखिए, ये सेंटेंस मीनिंग तो सही डिलीवर कर रहा है, लेकिन अब देखिए नीचे देखिए, ही गोज टू मार्केट, सेम यही वर्ड्स को मैंने यहाँ पर एक दूसरे ऑर्डर में लगाया हुआ है। ही पहले, गोज बाद में, टू उसके बाद एंड मार्केट उसके बाद। तो बताइए क्या नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर है या ऊपर वाला सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर है? बिल्कुल सही, सेकंड जो सेंटेंस है ही गोज टू मार्केट, यही सेंटेंसेस का करेक्ट ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पर मीनिंग भी सही प्रोड्यूस हो रहा है एंड एट द सेम टाइम सेंटेंस वर्ड्स का मेरे सीक्वेंस भी सही है, तो तब जाके ये एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। समझ आया इतना सा? अभी मैंने सिर्फ इतना बताया बेसिक्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। अब सेंटेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस को अगर मैं पढ़ रही हूँ ग्रामर, तो सेंटेंसेस को मैं यूज कहाँ पे करूँ आपको पता होना चाहिए। जब लेटर्स इकट्ठे हुए एक सही ऑर्डर में, उन्होंने बनाया वर्ड, ठीक है। जब वर्ड एक करेक्ट ऑर्डर में कंबाइन होते हैं, उन्होंने बनाया सेंटेंस। अब जब सेंटेंसेस कंबाइन हो गए तो उससे क्या होगा भाई इन्हीं सेंटेंसेस से तो कंबाइन, जब यही सेंटेंसेस खूब सारे कंबाइन हो जाएंगे, या एक सेंटेंस भी होता है ना, तो वो ही तो डिलीवर करता है कोई मैसेज, कोई कन्वे करना है ना हमें किसी को भी। इंग्लिश में कोई बात कहनी है, जैसे मैं हिंदी में एकदम से बातें कह रही हूँ, तो ये भी तो सेंटेंसेस ही हैं जिसको हिंदी में वाक्य कहा जाता है, ठीक है। तो वही अगर मुझे कोई कंप्लीट नरेशन बतानी है, कोई मुझे बात सुनानी है किसी को, तो उस चीज के लिए मुझे सेंटेंसेस के, ठीक है। अब देखो, सेंटेंस मतलब नरेशन रख लो, बात करने का मेरा तरीका, या ठीक है वही मान सकते हो आप इसको। अब सेंटेंसेस आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 बेसिक टाइप्स। सेंटेंसेस जो हैं हम उनको 4 बेसिक टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। सेंटेंसेस जो भी हैं उनको हम 4 बेसिक टाइप्स में कैटेगराइज करेंगे। देखिए, सबसे पहली अगर टाइप है मेरे पास सेंटेंसेस की, तो उनको कहा जाता है, सबसे पहली टाइप मेरे पास जो सेंटेंसेस की आती है उसको कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। क्या कहा जाता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। देन उसके बाद आते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, थर्ड टाइप इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड फोर्थ टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कल के लेक्चर में मैं ये चारों की चारों टाइप्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि बेसिक्स जो था मेरा अभी मैंने थोड़ा सा आपको क्लियर करवाया है। आगे आने वाले लेक्चर्स में आई होप कि आपका जो ग्रामर है, आपका और ग्रामर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, और उसके साथ साथ आपका स्पोकन इंग्लिश पे भी होल्ड आ जाए। थैंक यू सो मच।